दर्शकों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ हैं जदयू के नए लेकिन वरिष्ठ नेता सह कटिहार मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब। इनका नाम ही इनका परिचय है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी सक्रिय रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यकों मुस्लिम समाज के लोगों के हित के लिए उन्होंने अपने हित को छोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल को बाय बाय कह के जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। इनकी माने तो लालू यादव और तेजस्वी यादव मुस्लिम समाज को सिर्फ ठगने का काम करते हैं। हालांकि आज देश बिहार का 90% मुसलमान लालू यादव को वोट देता है, तेजस्वी यादव को वोट देता है, राहुल को वोट देता है। 19% जिसकी आबादी है उनको लालू यादव ने सिर्फ 2 सीट दी, जबकि जिसकी आबादी 2% है उनको 3 सीटें दी। और अगर यादव समाज की बात करें तो उनको 8 सीटें दे दी। इस तरह अगर देखा जाए तो कम से कम मुस्लिम समाज को 6 से 8 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन लालू यादव ने मुस्लिम समाज को उसका हक नहीं दिया। बस मुस्लिम समाज के हक के खातिर इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और अपनी पुरानी पार्टी को बाय बाय कर दिया। आज इस जदयू में लगातार काम कर रहे हैं। पूरे ज़िले की नहीं, पूरे सूबे की राजनीति में अहम सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और जगह जगह से जैसे इनसे बातचीत के क्रम में पता चला कि कई ज़िलों से बड़े बड़े नेता इनको वहाँ बुला भी रहे हैं ताकि जनता से रूबरू होकर वे लोगों को जदयू के महत्व के बारे में बता सकें। लोग इन पर अक्सर कई तरह के आरोप भी लगाते हैं। हालांकि इन्होंने कटिहार मेडिकल के रूप में पूरे सीमांचल में एक ऐसी सेवा दी है जिसका कर्जदार पूरा सीमांचल क्षेत्र वर्षों तक रहेगा। बावजूद इसके लोग इन पर आरोप लगाते हैं कि ये इनका व्यवसाय है, और इसीलिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की। हम इन्हीं सभी मुद्दों पर एक बारी बारी से इनसे बात करेंगे और तब आपको सही वस्तु स्थिति का अंदाज़ा लग जाएगा। नमस्कार करीम साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप राष्ट्रीय जनता दल से पहले बहुत सक्रिय रहे, लालू यादव तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब रहे। लोगों का कहना था कि सीधे उनके घर में आपकी एंट्री भी थी, वो लोग आपकी बात मानते भी थे। आप उनकी ओर से राज्यसभा सांसद भी रहे। फिर ऐसी क्या बात होगी अचानक कि आपको उनकी पार्टी से ही इस्तीफा देना पड़ा और आप जदयू में चले आए? देखिए, किसी धर्म का या किसी बिरादरी का कोई भी लीडर होता है तो वो लीडर इसलिए बनाया जाता है कि वो अपनी जनता, अपने आवाम की कदर करे और उसकी तरक्की हो, उसका सही रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन जब उसका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला और उसकी तरक्की नहीं हो, इसका मतलब है कि ये अपने इंडिविजुअल की नौकरी हो गई। तो मुझे नौकरी नहीं करना था वहाँ। जाहिर है जिस समुदाय से मैं आता हूँ उस समुदाय की रक्षा भी करनी है, उसके हित की रक्षा करनी है। और जब हित की रक्षा नहीं हो जिस पार्टी में, उससे बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। यही मैंने किया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 19% मुसलमानों की आबादी है। जो जनगणना कराया गया उसके हिसाब से और सीट 2 मिली, जो कम से कम 6 सीट होनी चाहिए थी। और दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा सीट मिली। जनगणना के हिसाब से वो जितने हैं उस रेशियो में उससे बहुत ज़्यादा सीट मिली। और मुसलमानों को बहुत कम सीट मिली, सिर्फ 2 सीट मिली। और 90% वोट मुसलमानों का राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है। तो ये हकमारी है, ये हक तलफी है। तो जब हम अपने कौम की, अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते और उनका रिप्रेजेंटेशन अगर पार्लियामेंट में नहीं जाए तो ऐसी पार्टी में रहना उचित नहीं था। इसलिए मैंने रिजाइन दिया। आप जदयू में आए और एनडीए से आप जुड़े, और एनडीए में आने के बाद आपको पूरा सम्मान भी मिला। लोजपा के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी
आपको याद करके कह रहे हैं कि आप जदयू में आ गए, एनडीए में आ गए तो एनडीए को मजबूती मिली। पहले आइए हम लोग आप चिराग पासवान क्या करें वो सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा, वो सब मंच पे क्या क्या कह रहे हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ काम किया। आज मेरे नेता इस दुनिया में नहीं, अशफाक करीम वापस इस गठबंधन में आकर न सिर्फ इस गठबंधन को इन्होंने मजबूती देने का काम किया है, बल्कि यकीनन यहाँ से जब दुलार चंद्र जी की जब भारी मतों से जीत होगी तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान अशफाक करीम जी का होगा। एक बार जोरदार ताली से आप सब लोग इनका स्वागत करें। सिर्फ कटिहार ही नहीं, प्रदेश भर में जन सेवा का भाव मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जिस तरीके से इन्होंने करने का कार्य, जैसा कि चिराग पासवान भी आपकी सेवा को तहे दिल से तारीफ कर रहे हैं, हर मंच पे आपका नाम लेके कह रहे हैं कि जदयू में आने से जदयू गठबंधन मजबूत हुआ है। आप इस चुनाव प्रचार में भी लगे, तो क्या आपको लगता है कि इस बार मुस्लिम समाज राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं करने जा रहा है? देखिए, चिराग पासवान जी हमारी कैपेसिटी को जानते हैं। क्योंकि मैं उनके पिताजी श्री रामविलास जी, जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उनसे मुझे सीखने का भी मौका मिला और बिल्कुल व्यक्तिगत संबंध हो गया था। पॉलिटिकल संबंध और सोशल संबंध के अलावा बहुत क्लोज हो गए थे हम लोग, पारिवारिक रिश्ता बन चुका था। वो मुझे बहुत मानते थे और मेरी कद्र भी, अजीज़ जानकर मेरी कद्र भी करते थे। और 2009 में उन्होंने इसी कटिहार से राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन पर हमें उन्होंने टिकट भी देने का काम किया था और मैंने कटिहार से चुनाव भी लड़ा था पार्लियामेंट का। और इत्तेफाक से 2009 में लोक जनशक्ति पार्टी को एक सीट भी नहीं मिल पाई, मैं भी हार गया था। लेकिन चिराग पासवान जी ने बचपन से मुझे देखा है और मेरी मजबूती, मेरी कैपेसिटी को जानते हैं, इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि मेरे आने के बाद एनडीए और मजबूत होगी और बिहार में सेवा करने का मौका मिलेगा। और बिहार में जितनी पार्टियां एनडीए में हैं, जाहिर है कि ये बहुत ही मजबूती मिलेगी। इसलिए चिराग पासवान जी ने यह कहा या वो ऐसा समझ रहे हैं। कुछ जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि आपके आने से जो पूरा मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा अब अपने वोट को लेकर दोबारा से सोचने लगा है। और ये भी कुछ लोगों का कहना है कि बिहार की राजनीति में एक चुनाव पे एक बड़ा फर्क पड़ने वाला है जब से अहमद अशफाक करीम ने एनडीए का दामन थामा है। क्या आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है? देखिए, बहुत कम वक्त में मैंने जो मिलने का काम किया, असल बात है कि देखिए, सब लोग मुसलमान ये सोच रहे थे, ये लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ हमारा वोट लेती है और हमारा काम नहीं करती है। ये बहुत दिनों से पल रहा था, लेकिन इसकी कोई अगुवाई नहीं कर रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, इस बात की कोई रहनुमाई नहीं कर रहा था। तो ये एहसास हुआ है मुसलमानों को कि हमने रहनुमाई की और हमने इस बात को उठाया जो सच्चाई थी, इसलिए लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और ये बिल्कुल सही है कि मैं 13 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया है और आज 23 अप्रैल है। 10 दिन सिर्फ हुए हैं और 10 दिन में जो कटिहार में और किशनगंज में जो मैंने काम किया है, तो मुसलमानों का एक अच्छा तबका हमारी तरफ, जदयू की तरफ देख रहा है कि नीतीश जी ने वाकई बताना पड़ता है कि नेता कौन है और कैसे नेता हैं। तो हमने बड़ा गौर किया। देखिए, पब्लिक के लिए काम किया नीतीश जी ने और मुसलमानों के लिए भी काम किया। पब्लिक के लिए, जैसे सारी पब्लिक के लिए, आप जो सड़क 2005 के पहले जब नीतीश जी आए थे, उसके पहले आप देखेंगे कि सड़कों की बड़ी जर्जर हालत थी। नीतीश जी आने के बाद सड़कों में तरक्की हुई, काफ़ी सड़कें बनी, अब घर घर सड़कें बन गई हैं। तो जाहिर है कि बड़ा काम हुआ। दूसरा, बिजली की जो हालत थी वो बहुत दयनीय हालत थी, लेकिन जाहिर है कि बिजली अब 24 घंटे रहती है। कहीं कहीं जो छोटा इलाका है, कस्बा का इलाका है, वहाँ भी 20-22 घंटे बिजली रहती है। तो ये बड़ा काम हुआ है। और बिजली के बगैर कोई भी मशीन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट और इंसान की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी नहीं कट सकती।
तो बड़ा काम किया। कम्युनिकेशन और बिजली, ये बड़ा काम हुआ बिहार में, नीतीश जी ने किया। और जहाँ तक अक़लियत की बात आती है, उस मामले में उन्होंने इस क्षेत्र में अल करीम यूनिवर्सिटी दिया। अब वो यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें 50% सीट मुसलमानों की रिजर्व है और 50% सीट और लोगों की होगी, दूसरे धर्म के लोगों की होगी और है। और जितने भी कोर्सेज खुलते जाएंगे सब में 50% सीट होगी। दूसरी तरफ अभी यूपीएससी और बीपीएससी की कोचिंग शुरू कराया अल्पसंख्यक के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार ने। तो आप देखेंगे कि यूपीएससी और बीपीएससी में मुस्लिम बच्चे आने लगे उस कोचिंग की वजह से, तो उनका रुख मुसलमानों की तरफ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मदरसा के टीचर थे उनको दूसरे सरकारी स्कूलों के बराबर उनकी तनख्वाह कर दिया। और आप ये भी देखें कि माइनॉरिटी स्कूल खुला और माइनॉरिटी हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ये माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेसिफिक खुला, ये उनकी ही देन है। तो इस तरह के कई काम हैं। जितने भी यहाँ खानकाह हैं जो मुसलमानों का धरोहर है, जिसे मुसलमानों की पहचान होती है, उसको काफ़ी पैसे दे दे कर उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग बनाई। पटना आप चले जाएं तो पटना मार्केट के ठीक सामने अंजुमन इस्लामिया हॉल है, जिसकी जर्जर की हालत थी। उसको तकरीबन 40 करोड़ रुपए देकर नई बिल्डिंग बनवाया, जो एक अक़लियत की चीज़ है। यह काम किया उन्होंने, अंजुमन इस्लामिया हॉल। और विडो, मुस्लिम विडो या और भी दूसरी विडो हैं या डाइवोर्स हो गया, उसको 25,000 रुपया देने का जो काम किया वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है उनकी ज़िंदगी के लिए। अच्छा, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं, मदरसे के भी बच्चे, उनको भी जो स्कॉलरशिप है उस हिसाब से 10,000 के हिसाब से उनको भी मिल रहा है। तो बहुत सारे काम हैं जो जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने किया। और बहुत से काम ऐसे हैं जिससे अक़लियत का, मुसलमानों का उत्थान हो, उनकी तरक्की हो, उस पर भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो जाहिर है कि ये काम उन्होंने ही किया है। तो विकास पुरुष हैं, विकास किया उन्होंने। तो मुझे लगा कि नहीं, उनकी तरफ से ऑफ़र है तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए, और सरकार उनकी है तो और भी आगे बढ़ेगा बिहार, इसलिए हमने उनकी पार्टी ज्वाइन किया। और मुझे लगता है कि जबकि मुसलमान बहुत छीट फूट वोट देते हैं नीतीश कुमार जी के पार्टी को, जेडीयू को, उसके बावजूद भी 16 सीट में उन्होंने 1 सीट दिया। लेकिन वहाँ 90% मुस्लिम आबादी वोट देती है, उसके बावजूद 26 सीट में 2 सीट दिया। तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, मुसलमानों को हाशिए पर ले आने का मामला है, मुसलमानों की हैसियत को ख़त्म कर देने का मामला है। तो जब मैंने ये सवाल उठाने का काम किया तो जाहिर है मुसलमानों को लगा कि अशफाक करीम ने सही बात कही है, और इसलिए आज वो मेरे कहने पर जेडीयू में नीतीश कुमार जी के कामों की वजह से जुड़ रहे हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका इस बार जेडीयू को वोट देने जा रहा है? देखिए, अभी काम करने का मौका कम मिला मुझे, सिर्फ 10 दिन मिला, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज भी तकरीबन 20%, 25% सीट मुसलमान सोचने पर मजबूर हो गए और ये कहते हैं कि अशफाक करीम ने सही कदम उठाया है। लेकिन इस इलेक्शन के बाद काफ़ी वक्त मिलेगा असेंबली इलेक्शन में, उसमें मैं पूरा बिहार घूमूंगा और लालू जी के जो कारनामे हैं और नीतीश जी के जो अच्छे कारनामे हैं उसको मैं बताने का काम करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी बात वो लोग सुनेंगे और नीतीश जी बहुत मजबूत होंगे। नीतीश जी की सरकार बिहार में और मजबूत होगी, एनडीए की सरकार बिहार में और भी मजबूत होगी। यानी लालू जी की करतूत कर लीजिए, नीतीश जी का कारनामा कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं कि कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी और तारिक अनवर 2 कैंडिडेट हैं। तारिक अनवर मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, दुलाल गोस्वामी जदयू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि कटिहार का मुस्लिम समाज दुलाल चंद गोस्वामी को वोट डालेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जीत होगी, दुलाल चंद गोस्वामी जी की जीत होगी, जदयू की जीत होगी, और उसमें बड़ी भूमिका मेरी होगी। और जाहिर है मेरी बड़ी भूमिका होगी, यानी नीतीश जी को एनडीए में रहते हुए भी मेरी कोशिशों के बाद मुसलमानों को अच्छा खासा वोट मिलेगा और उनकी जीत में मेरी बड़ी भूमिका होगी और यकीनन मुसलमान उनको वोट देने जा रहे हैं। और तारिक अनवर से तकरीबन 46-47 से तारिक अनवर यहाँ हैं,
लेकिन 47 सालों से राजनीति। हाँ, एक लंबा अर्सा 77 से बीत चुका है और 2 बार राज्यसभा में रहे, 5 बार लोकसभा में रहे। मैं समझता हूँ कि बावजूद के यहाँ कुछ दे नहीं सके, सवाए अभी एक टीवी टावर नज़र आता है जो बहुत पहले से कहते आ रहे थे, मॉडल स्टेशन जो इस तरह बना था मार्केट की तरफ, उसके अलावा तो कुछ नज़र आता नहीं है। वैसे वो गलत गिनती गिना देते हैं कि अशफाक करीम दरभंगा में मेडिकल कॉलेज खोल रहे थे और मैं यहाँ ले आया हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ज़मीन खरीदने मैं कटिहार में आया था, ये सभी लोग जानते हैं। फिर दरभंगा में तो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है सरकार का, और मैंने सोच कर वैशाली जिला से यहाँ आया कि ये पिछड़ा इलाका है, ये पसमानदा इलाका है, कि वहाँ खोलना है। दरभंगा में खोलने का सवाल कहाँ था, वो तो चाहते थे कि मेडिकल कॉलेज, आपको याद होगा 2009 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो आपने डिबेट कराने का काम किया था टाउन हॉल में, तो उस वक्त ये बात हुई थी जो मैंने कहा था कि नहीं बिल्कुल गलत बात है, तारिक साहब तो बिल्कुल चाहते ही नहीं थे कि यहाँ कॉलेज बने। और बहरहाल ये ईश्वर को मंजूर था। और ज़मीन तलाशने में मैं आज भी उनको याद करता हूँ, स्वर्गीय सत्यनारायण विश्वास जी को और मुबारक हुसैन साहब को, जिन लोगों के हमें कोशिश करके ज़मीन खोजा उन्होंने और मैंने ख़रीदा वो ज़मीन। इसलिए उन दोनों को नहीं भूलता हूँ कि ज़मीन खोजवाने में, तलाशने में उन लोगों ने मेरी दोनों आदमी ने बड़ी मदद की। आज उन्होंने जो जगह बताया वहीं आपका कॉलेज भी है अभी? ऐसा है कि पहले शरीफगंज में बात हो रही थी, लेकिन ज़मीन की बात वहाँ शरीफगंज में नहीं बनी, और ज़मीन भी छोटी सी, एक तरफ रेलवे लाइन और एक तरफ सड़क। तो बहरहाल फिर वहाँ ज़मीन वो हीरा बाबू से बात करके, डॉक्टर हीरा जो इनका वो प्रकाश टॉकी था, उनकी और उनके परिवार की ज़मीन थी, उनसे बात हुई और एक दिन में 35 एकड़ 4 डिसमल मैंने ज़मीन खरीदा था और एक बार में उस प्लॉट को मैंने लिया। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए अब तो काफ़ी ज़मीन हो गई, बहुत बड़ा एरिया हो गया, और अब ये तो उन पुराना दोनों ही की मेहनत की वजह से वो ज़मीन हम खरीद पाए। अब तो अब आप पे ये भी आरोप लगता रहा है कि आप मेडिकल कॉलेज को जिस सेवा का नाम दे रहे हैं वो आपका व्यवसाय है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये जनता अच्छी तरह जानती है कि सर्जरी होती है तो एक पैसा नहीं लगता। जो बेस्ट एनेस्थेसिया है हिंदुस्तान का वो मिलता है, वो फ्री मिलता है। तीनों टाइम मरीज को खाना फ्री मिलता है। डॉक्टर की कोई फीस नहीं लगती है किसी भी मामले में, किसी भी डिपार्टमेंट के डॉक्टर है एक फीस नहीं लगती। बेड का चार्ज नहीं लगता। 42,000 रुपये में न्यूरो सर्जरी होती है दवा के साथ। कार्डियोलॉजी का मामला है वो भी बहुत चीप है, 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल 2700 रुपये में ICU हम देते हैं जो कहीं नहीं मिलता। उसके बाद भी अगर कोई व्यवसाय कहता है तो मैं क्या कहूँ भाई, उनकी जेलसी हो सकती है, अपोजिशन के लोग हो सकते हैं, जो उस पर मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता। यहाँ की जनता जानती है कि 24 घंटे सेवा होती है, पूरा इमरजेंसी फ्री है। तो अब इसको व्यवसाय कहने वाले लोग की अपनी सोच है, उस पर मैं क्या कहूँ। इसमें कोई दो मत नहीं कि आप कटिहार मेडिकल कॉलेज आज की तारीख में पूरे सीमांचल क्षेत्र के किसान माना जाता है। कटिहार तो छोड़ दीजिए, पूरे सीमांचल क्षेत्र किसान है, और बिहार में शायद ही कोई इतना बड़ा, इतना शानदार मेडिकल कॉलेज होगा जो आज कटिहार में। हम लोग भी जाते हैं तो लगता है कि हम लोग कहीं आ गए हैं, विदेश में आ गए, ऐसा पूरा आपने वहाँ स्वर्ग जैसा बना दिया है। सवाल तो ये सौभाग्य हमारा है कि आप लोगों की मदद रही है, कटिहार वालों की भी मदद रही है, और उसको मैं नहीं भूल सकता। उन लोगों ने 3 जनवरी 2092 को, जब लालू जी मान्यता नहीं दे रहे थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरा शहर बंद कर दिया था। ये कटिहार वालों की मदद रही, उनका आशीर्वाद रहा, इसको भी मैं बहुत मदद और एहसान मानता हूँ। सब लोगों की मदद रही है, लेकिन अगर कोई उसको व्यवसाय समझता है तो भाई अब जाहिर है कि बगैर पैसे के कुछ नहीं चलता। नो प्रॉफिट नो लॉस पर कोई पैसे तो ले नहीं पाएंगे। और आज लगभग उस यूनिवर्सिटी की तनख्वाह लगभग 6 करोड़ है महीना, तो जाहिर है कि पैसा नहीं आएगा तो हम न इलाज कर पाएंगे किसी का, और न पढ़ाई हो पाएगी अच्छी। लेकिन बहुत कम पैसे में यहाँ सारा काम होता है। अगर व्यवसाय करने वाले लोगों की समझ ये है तो समझ को मैं नहीं बदल सकता। और 24 घंटे इमरजेंसी में खुला रहता है, कोई भी बीमारी 2 बजे रात में, 3 बजे भोर में, और शायद कोई इमरजेंसी का भी कोई पैसा नहीं लगता है। बावजूद है कि अगर कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं व्यवसाय, तो मैंने कहा कि भाई अब उनकी समझ है, हालांकि ये हकीकत से परे है, बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि कटिहार वासियों को मैं बता दूं कि
खर्च चलाने के लिए कुछ तो पैसे लेने पड़ते हैं। तो करीम साहब के कटिहार मेडिकल कॉलेज नो लॉस नो प्रॉफिट कॉस्ट पे ही चला रहे हैं। बहुत कम कीमत पे यहाँ सारा इलाज उपलब्ध है, सारा तरह का आप जैसा भी इलाज चाहें सारी और इलाज उपलब्ध है और 24 घंटे उपलब्ध है। जी हाँ। और पूरे सीमांचल क्षेत्र में आपको ऐसा कोई हॉस्पिटल या कॉलेज नहीं मिलेगा, मेडिकल कॉलेज, जहाँ 24 घंटे आपको सारे तरह की सुविधाएं मिलती है। हम ये जानना चाहें कि आप मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, लोगों को सेवा भी दे रहे हैं, तो लोगों को नौकरियां भी दी होगी, रोजगार भी आपने दिया होगा, तो कितने लोगों का आपका परिवार आपके अभी कॉलेज? तकरीबन 2500 लोग एम्प्लॉय हैं वहाँ टोटल अभी। और जाहिर है जब कोर्स बढ़ता है तो बढ़ता जाता है। जब बेड स्ट्रेंथ, जैसे अभी 800 बेड हॉस्पिटल है, तो अब फिर आगे बढ़ता है तो और नौकरियां बढ़ती हैं, दूसरे कोर्सेज खुलते हैं तो और भी बढ़ता है। अभी जैसे बीएससी नर्सिंग है मेडिकल कॉलेज के अलावा, एमडीएमएस के अलावा बीएससी नर्सिंग है, बी फार्म है, डी फार्म है, आईटी है, आपसे बताएं पैरामेडिकल है। ये सारे ग्रेजुएशन हैं जो बच्चे ये ग्रेजुएशन करके, एक तो टेक्निकल एजुकेशन है, दूसरा ये ग्रेजुएशन करके बच्चे यूपीएससी में बैठ सकते हैं, बीपीएससी में बैठ सकते हैं। और फिर अभी लॉ खोलने का प्लान हम बना रहे हैं, फिर दूसरे कोर्सेज खोलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, अगर ऊपर वाले ने मुझे हेल्दी रखा तो मैं समझता हूँ कि इसको बनारस यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कम नहीं होगा। एक वक्त ऐसा आएगा और जब आदमी खोलता है, सर सैयद अहमद खां को भी और पंडित मौलविया जी को भी लोग ऐसे ही कहते थे शुरू में, लेकिन ये यानी मरने के बाद बहुत माल्यार्पण ज़रूर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मरने के बाद कटिहार में माल्यार्पण ज़रूर होगा। ज़िंदगी में कदर कम होती है, ये हिंदुस्तान की रवाज रीति है, लेकिन एक रोज़ फिर वो वक्त आएगा जब बच्चे देखेंगे, आपके जनरेशन देखेगा, आप जवान आदमी हैं, आप देखेंगे, वो वक्त भी आएगा जब लोग ये इंसानी रवायत है करीम साहब की, जब इंसान चला जाता है तो उसकी कदर पता चलती है। लेकिन अभी समय भगवान करे आपको 100 साल अभी जीना है और हेल्दी रखे आपको। अभी मैं ये जानना चाह रहा था, बातें कि मेडिकल कॉलेज के बाद हम आते हैं राजनीति पे। आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, राजनीति करते भी हैं और हेल्दी राजनीति करते हैं। आपका क्या इरादा कि सिर्फ कटिहार की क्षेत्र की राजनीति करना, सीमांचल की, या फिर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करेंगे आगे चलकर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं इस इलेक्शन के बाद पूरा बिहार घूमूंगा और जो राष्ट्रीय जनता दल की जो हकमारी है, ख़ास तौर पर मैं जिस समुदाय से आता हूँ, और आप देखते होंगे कि राजनीति में टिकट मिलता है हर तरह के समुदायों के रिप्रेजेंटेशन को, ताकि सभी लोग, हर जात बिरादरी के लोग, हर धर्म के लोग रिप्रेजेंट करें, ताकि वो अपनी बात उठा सकें, अपनी बात कर सकें। तो मैं मुसलमान हूँ, तो हमें कम से कम बात तो सबों की उठानी चाहिए, लेकिन बुनियादी चीज़ है जब लोग देखते हैं कि मैं अपने मज़हब के अपने लोगों की बात उठाता हूँ तो दूसरे लोग जुड़ते हैं कि साहब अब उनकी बात भी हम उठाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो राष्ट्रीय जनता दल की जो नीति है, उस नीति के मामले में मैं पूरे बिहार दौड़ूंगा, क्योंकि सरकार बननी है, अगली फिर बिहार सरकार बनेगी। तो जाहिर है कि 2025 के नवंबर में या अक्टूबर में ये इलेक्शन होगा, तो हम तो चाहेंगे बताना राजद की जो नीति है मुसलमानों के ख़िलाफ़, अक़लियत के ख़िलाफ़, इसको मैं उजागर करूंगा और नीतीश जी के का जो कारनामा है उसको भी उजागर करूंगा मैं। तो जाहिर है कि सिर्फ कटिहार की राजनीति का मामला नहीं है। देखिए, कोई जीतता एक जगह से है, नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं बनारस से, लेकिन वो प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। दुलाल चंद गोस्वामी जीतेंगे यहाँ से, लेकिन वो पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो जाहिर है कि पूरे देश की बात होगी वहाँ। तो आदमी काम करता है एक जगह, जीतता है एक जगह, लेकिन वो पूरे स्टेट की राजनीति करता है, पूरे देश की राजनीति करता है। तो अगले 2025 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए मैं पूरे स्टेट की राजनीति करूंगा कि किस तरह से ये फिर वापस आए, जदयू की सरकार या एनडीए की सरकार ये फिर वापस आए और मजबूती से वापस आए, इसकी मेरी कोशिश होगी। यानी आप मुस्लिम समाज की तो राजनीति करेंगे ही, अन्य कमजोर समाज को भी अपने साथ लेकर चलेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे, देखिए आप, हम चले जाएं मेडिकल कॉलेज में चले जाएं तो चाहे पढ़ने वाले लोग हों या इलाज कराने वाले लोग हों, आज तक मैंने सबकी सेवा की है। मेरा देश सबके लिए है। ये तो है कि सबको, सभी धर्मों के छात्रों को समान अधिकार, समान और समान सम्मान मिलता है, या सबके बराबर है, सबकी भागीदारी है।
आज सभी हमें हमारी प्रतिष्ठा का ख्याल करते हैं और मैं सबको, छोटों को प्यार करता हूँ। हर धर्म के लोगों की, हर जात बरादरी के बुजुर्गों की मैं इज्जत करता हूँ। आज तक मैं 37 साल 38 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई ये नहीं कह सकता मैंने कि किसी एक समुदाय या एक धर्म की बात की है। हम सबको लेकर के चलते हैं। चलिए, हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करें। कमज़ोर जो वर्ग है, अल्पसंख्यक समाज है, जो कमज़ोर अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसे आज तक उतना महत्व किसी दूसरे नेता ने नहीं दिया, उसकी आवाज़ को राष्ट्रीय पटल पर उठाएं, उसमें आपको कामयाबी मिले और पूरे देश आपकी राजनीति को, आपके विचारों की कद्र करे और आपके विचारों को मजबूती मिले। हमारी दुआएं आपके साथ है और हम ये भी चाहेंगे कि आपका मेडिकल कॉलेज और दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़े, अन्य कोर्सेस भी खुले और लोगों को वहाँ अधिक से अधिक नौकरियाँ मिले। कटिहार वासियों को मैं बता दूं कि आज 2500 परिवार मेडिकल कॉलेज पर निर्भर कर रहे हैं। 2500 जिले के 2500 परिवार को काम रोजगार, उनके परिवार का की आजीविका मेडिकल कॉलेज से चलती है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट लेवल के में जितने लोगों को रोज़गार मिलता है, शायद कटिहार में कोई दूसरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जो इतने लोगों को वहाँ रोज़गार देती हो। कभी जूट मिल हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई है। तो एक बार आप इसको इंडस्ट्री भी कर सकते हैं, सेवा का कार्य भी बोल लीजिए, लेकिन 2500 परिवार मेडिकल कॉलेज से चलते हैं। कटिहार वासी इस चीज़ को कभी भूलेंगे नहीं। आपको करीम साहब, आपकी राजनीति में आपको कामयाबी मिले, आपको विचारों को मजबूती मिले और आपको उद्देश्यों को सफलता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप आए, अपने महत्वपूर्ण टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।